क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, ये सब कहने की बात ही नहीं है, इसको सच करने का समय आ गया है। जी हाँ, अब दिन को तो पढ़ाई हो ही रहा है और रात को भी पढ़िए, लेट नाइट पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। हाँ, नींद प्रॉपर लीजिए, अपना 8 घंटे का नींद, 7-8 घंटे का नींद लीजिए, ठीक है, बट मेहनत कीजिए। 12 बजे भी सोते हो, 12 से 6 तो 6 घंटे का नींद अभी ठीक है, चलेगा। ठीक है, देख सकते हो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, आप लोग नहीं जाग रहे हो, पढ़ो। और ये वीडियो आप लोग सुबह मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, सारे के सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और एक लास्ट में आपको होमवर्क देंगे। कमेंट करके सभी लोग जरूर उसका उत्तर बोलिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ भाई, जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से फटाफट से कर दो, आगे और भी अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से कर दो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। देखिए पहला सवाल क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? स्वयं राज्य करने का, शासन व्यवस्था ठीक करने का, अपनी सरकार चुनने का, इनमें से कोई नहीं। भाई स्वयं तो स्वयं मोदी थोड़ी बन जाएगा, मतलब स्वयं मैं प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाऊंगा, मैं क्या सरकार चुन सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। देखिए आप स्वयं कब बन सकते हो, जब आपको कोई चुनेगा ना, तो मेन क्या है, सरकार को चुनना। तो हम अपनी सरकार को चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर? देखिए 10 गो अभी आप लोग का इससे सिविक्स से है, जो राजनीति शास्त्र से, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में बढ़ेंगे। किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? सब भाई ये तो जग जाहिर है, लोकतांत्रिक सरकार। जी हाँ दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है। ठीक है, जो लोगों के लिए काम करता है, जो लोगों का ख्याल रखता है, भाई जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, जो लोगों के लिए ही होता है। अगला प्रश्न है, तानाशाही का समर्थन करने वाले विचारधारा को क्या कहते हैं? तानाशाह जिसको होता है ना, उसको बोलता है निरंकुशवाद सरकार। जैसे हिटलर था ना निरंकुशवाद, तो यहाँ पर निरंकुशतावाद सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में आधे से ज्यादा आबादी गरीबी में रहती है? तो भाई कौन सा देश होगा ये? बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश का दोस्तों आधे से ज्यादा जो आबादी है वो किस में रहती है? गरीबी में रहती है। ठीक है, और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना के फुटानी देखो, शायद शेख हसीना ही है ना वही का वहाँ प्रधानमंत्री। देखो अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो लोकतंत्र विशेषता क्या नहीं है भाई? लोगों के लिए कानून, बिल्कुल सही बात है। सत्ता पर एकाधिकार, अरे ना ना ना, ये क्या कह दिए? सत्ता पर एकाधिकार थोड़ी, किसी एक आदमी का सत्ता पर अधिकार नहीं होता है, सत्ता किसी के बाप की नहीं है। ठीक है, तो पहला जो बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें सत्ता का बंटवारा होता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है, देश की आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? देश का जो आर्थिक विकास है दोस्तों, जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है, कि वैश्विक स्थिति की, पूरे विश्व का स्थिति कैसा है, ठीक है, या फिर पूरे मतलब पूरे विश्व पर है, पूरा देश की स्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है, या फिर अन्य देशों के साथ सहयोग पर निर्भर करता है, कि उपभोग सभी। तो देखिए जो देश का विकास है ना, वो सब पर निर्भर करता है, जनसंख्या पर भी निर्भर करता है, हमारे देश की स्थिति क्या है उस पर भी निर्भर करता है, अन्य देशों के साथ सहयोग, अन्य देशों के साथ हमारा सहयोग कितना है, अन्य देशों से हम कितने घुले मिले हैं, ठीक है, अन्य देश के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, अन्य देश के साथ हमारा बिजनेस कैसा है, इस पर भी हमारे देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, राजा का शासन, सैनिकों का शासन। तो भाई लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोगों का शासन। ठीक है, लोगों का शासन मतलब क्या? लोग सरकार को चुनते हैं और वो शासन करता है ना, तो लोगों का शासन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है आधा हिंदी आधा इंग्लिश। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय समय पर क्या होता है? तो समय समय पर क्या परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, मूल्यांकन होता है, कि भाई काम कैसे कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर नया सरकार चुना जाता है, परीक्षण भी होता है। तो क्या होता है? उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक है क्या है एक समान, अलग अलग, अच्छे कि बुरे? तो भाई लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, यहाँ काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से नाता हूँ। ठीक है, मैं भारत की वासी हूँ, मैं भारत का गीत सुनाता हूँ। अगला सवाल देखो, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास किस पर निर्भर करके? भाई प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर, कि लोग की स्वास्थ्य स्थिति। देखो किसी भी देश का जो विकास निर्भर होता है ना भाई, वहाँ का व्यक्ति का आय भी देखा जाता है, औसत साक्षरता दर भी देखा जाता है, कि कितने वहाँ के लोग साक्षर है, शिक्षित हैं, और लोगों की स्वास्थ्य की, भाई लोग बीमार तो नहीं है, एक बीमार देश का आदमी क्या ही करेगा। तो ये सारी चीज़ देखा जाता है, यानी उपरोक्त सभी का सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इकोनॉमिक्स में। पहला सवाल है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है?
मानव विकास के लिहाज से, ठीक है, किस प्रकार से विकास हो रहा है किस देश का, उसकी स्थिति के अनुसार किस देश का जो स्थिति है भारत से बेहतर है, तो भाई वन एंड ओनली श्रीलंका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। एक देश में सिर्फ 4 ही परिवार होते हैं क्या भाई? क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। भाई 4 परिवार है, प्रति व्यक्ति आय 4,000, 5,000, तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल 20,000 हो जाएगा ना? हाँ सर, हो जाएगा। अगर 3 परिवारों का आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है, मतलब कितना? 4, 7, 11 और 3, 14,000 हो गया 3 परिवार की आय। ठीक है, तो चौथे परिवार का आय क्या है भाई? कुल आय 4 परिवार का आय कितना है? 20,000, जिसमें से 3 परिवार का आय कितना? 14,000 होगी, तो बचा कितना? 6,000 ना, तो मार दो गोली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? भाई वो विकसित देश कहलाता है। भारत का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा नहीं है और इसलिए भारत एक विकसित देश नहीं है। सुन लो, भारत एक विकासशील देश है, लेकिन जिस देश का प्रति व्यक्ति अधिक होता है ना, वो क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो भाई बिहार की। ठीक है, बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है ना, बहुत कम है। अगला प्रश्न है, अरे भाई बिहार बोल रहा है मतलब झारखंड, क्या बोलते हैं झारखंड को, झारखंड भी लगभग उसी के आसपास में है। ठीक है, क्योंकि बिहार झारखंड पहले एक ही था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भाई राष्ट्रीय आय की गणना करना, और गणना करेगा तो सांख्यिकी वाला ही करेगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय की, शैक्षिक स्तर की, जीवन प्रत्याशा। क्या बोल रहा है? कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। देखिए, एक आदमी का आय कितना होगा उसी के अनुसार तो रहेगा सहेगा, मतलब रहेगा, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आदमी रहता है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? राष्ट्रीय आय के अंतर्गत दोस्तों वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल है। क्या राष्ट्रीय आय यहाँ से हो रहा है? कहाँ? पूरी जो भी वस्तु भारत में तैयार हो रहा है, डेवलप हो रहा है, पैदा हो रहा है सारा, और प्लस सेवा, जैसे एरोप्लेन चल रहा है, रेलवे चल रहा है, सारा चीज सेवा हो गया, बस चल रहा है, बैंक चल रहा है, तो इससे सेवाओं का मूल्य। ठीक है, इसी बोलते राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की भारत से होती है? तो भाई बता दिया ना, श्रीलंका हो गया। देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है, किसका होता है भाई? तो मानव क्रिया का होता है, आर्थिक क्रिया का होता है, सामाजिक क्रिया के उपरोक्त सभी। देखो, देश की उन्नति बोल रहा है ना, देश की उन्नति कब होगा? जब भाई देश को में पैसा आएगा। तो पैसा कब आएगा? जब आर्थिक क्रियाएं होंगी, मतलब पैसों से संबंधित क्रियाएं होंगी, तो आर्थिक वाला काम आ जाएगा पहले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है? HDI। आप लोग कमेंट में इसका फुल फॉर्म जरूर बोलेगा। ठीक है, किसका? HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के उपरोक्त सभी क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा शिशु मृत्यु दर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत विकास रिपोर्ट के 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग कितना है? भारत का मानव विकास मतलब भारत कितना विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, तो 130 है। कितना है रैंक भारत का? 130 है। ठीक है, याद रखना, 2018 के अनुसार भारत का रैंक कितना है? 130। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास, जीवन स्तर में सुधार, आय में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा, तो मानव विकास मतलब हम लोग जो डेवलप्ड होंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? हम लोग अपने जीवन स्तर को सुधारेंगे ना। देखो, पैसा आय में वृद्धि होगा तो अलग बात है, ठीक है, आय में वृद्धि का होने का भी उद्देश्य क्या है कि भाई जीवन स्तर को सुधारेंगे। तो मानव विकास का जो मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? अपना जीवन स्तर को सुधारना। तभी तो पैसा हम क्यों कमाते हैं? अपना जीवन स्तर को सुधार सके भाई, महंगा मोबाइल फोन चला सके, आईफोन चला सके, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, बट क्या इसी प्रकार से है ना लगभग। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ऑप्शन सी बिल्कुल, सॉरी सी, ये डी होना चाहिए था, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत? सबसे अधिक श्रमिक किस क्षेत्र में कार्यरत होते हैं? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य उसमें सबसे ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं, और वेतन भी भाई इसमें सबसे कम होता है। छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? कृषि यानी किसान वाला क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी दोस्तों पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन से गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र से क्या है? बैंक सेवाएं नहीं, ये तो भाई तृतीय क्षेत्र है। कपास की खेती, ये तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। डेयरी, भाई दूध उत्पादन, पशुपालन, ये भी प्राथमिक क्षेत्र हो गया। भवनों का निर्माण, जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग का द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला हो जाएगा, अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र में संबंध? अध्यापक भाई टीचर है, हम आप लोग पढ़ा रहे हैं तो भाई सेवा ही तो कर रहे हैं, तो सेवा मतलब तृतीय क्षेत्र। भाई मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बताओ कितना, इतना रात को भाई देखो अभी टाइम हो रहा है कितना,
ठीक है, इतना रात को वीडियो बना रहे 11:46 हो रहा है, तो भाई मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ, ये देख सकते हो टाइम आप लोग देखिए यहाँ पे अभी। ठीक है, तो एक अच्छा ही है ना, तो भाई इसी बात पे शेयर जरूर कर देना। अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्यारा से कमेंट नहीं किए जरूर कर दो, और सारे के सारे दोस्तों में शेयर कर दो, सभी को पता चले। रोजगार गारंटी अधिनियम लागू कब किया गया था? रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। ठीक है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में, जिसमें 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस कार्य क्षेत्र में श्रमिक कार्य सुरक्षा का आनंद उठाते हैं? किस कार्य, श्रमिक कार्य सुरक्षा, तो कार्य सुरक्षा किसमें होता है? संगठित में होता है, असंगठित में, गैर संगठित में कि प्राथमिक में? तो देखो संगठित में, जो सरकारी क्षेत्र होता है ना भाई, उसमें क्या होता है? कार्य सुरक्षा होता है, 8 घंटा कार्य करो जाओ। ठीक है, और अगला आज का अंतिम प्रश्न आप लोग कमेंट में सभी लोग आंसर दीजिएगा, जिसका जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? रेलवे, बीएसएनएल, डाकघर के उपरोक्त सभी कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? कमेंट में सभी लोग जरूर बोलेगा। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो। तो चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।